हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पता है आपको, इज मैटर अराउंड अस प्योर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे इससे पहले हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम सस्पेंशन एंड कोलाइडल के इंट्रोडक्शन पार्ट को जान पाएंगे। सस्पेंशन को पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सस्पेंशन का अगर मैं सही मायने में बताऊं तो सबसे पहले पार्टिकल्स का साइज आपको जानना बहुत जरूरी होता है। सो पार्टिकल के साइज जो होते हैं वो यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं। इनके पार्टिकल के साइज इतना होते हैं। सेंटीमीटर में आप अगर कर लेंगे इसे तो आप 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर कह पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लगभग आप मान के चलिए कि सस्पेंशन का जो पार्टिकल का साइज होता है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, जो कि बहुत बड़ा पार्टिकल्स है। एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन तो ये काफी बड़ा पार्टिकल्स होता है, जिसके कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे समझिएगा द हेट्रोजीनियस, ये जो सस्पेंशन जो डेफिनेशन है इसका समझिएगा, हेट्रोजीनियस है, यानी कि पूरी तरीके से ये सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। इससे ये पता चल गया कि ये हेट्रोजीनियस का मतलब ही है कि पूरे सॉल्यूशन में, जैसे मडी वाटर की बात करें, अगर इसमें मड मिला हुआ है, कीचड़ मिला हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि कीचड़ यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? मान लीजिए यहाँ से कुछ सैंपल उठा लें वाटर का और कुछ यहाँ से सैंपल उठा ले वाटर का, तो क्या मडी और वाटर का रेशियो सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा, यानी कि डिफरेंट हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो इसी के कारण हम कहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, स्प्रेडेड थ्रू अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन का सिंपल सा मीनिंग ये समझिए बेटा, आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसा पार्टिकल जिनका साइज, पार्टिकल्स के साइज, है ना, सॉल्यूशन में वो 10⁻⁻⁶ मीटर से बड़ा हो, उसको हम सस्पेंशन पार्टिकल कहते हैं। और ये बहुत हैवी होते हैं। हैवी होते हैं कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ है ये और चट्टान है, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे ग्रेवल, सैंड वगैरह देखते हो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन के कैटेगरी में आते हैं। तो जो पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन में नहीं देख पाते थे, ये तो बड़े आसानी से दिख जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये होता है पूरी तरीके से सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी होने के कारण, और चूंकि ये पार्टिकल हैवी होते हैं, सो बिगर पार्टिकल होने के कारण ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, है ना, ये बैठ जाते हैं बॉटम में। यानी कि कोई भी कंटेनर में अगर रखा हुआ है तो उसके बॉटम में ये बैठ जाता है। ये हेट्रोजीनियस इन नेचर है, आपको बता चुका हूं। तो इसी तरीके से आप कुछ और चीजें देख सकते हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए कि बड़े पार्टिकल होने के कारण अगर ये सेटल डाउन हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, सेडिमेंटेशन। इसी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आप जो बैठ जाता है ना, उसी को आप एक टर्मिनोलॉजी देते हो, सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे इस सस्पेंशन वाले में मैं कहूँ तो ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, क्योंकि मेनली आपको कोलाइडल के बारे में जानना है। तो चलिए कोलाइडल के बारे में हम डिटेल में समझते हैं, सो दैट आपको कोलाइडल अगर एक बार अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना, तो ये कंफर्म है कि आपको जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सस्पेंशन का, उसको फील आएगा, आपको मज़ा आएगा फिर यहाँ पे देखने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पहले हेडिंग दे दूं, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक टेबल बनाऊंगा लास्ट में, वहां पे और मजा आने वाला है। बट फिलहाल चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो अक्सर आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी क्लास 12th का देखेंगे, सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है क्लास 12th में एनसीईआरटी में, वहां पे दे रखा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कोलाइडल के पार्टिकल्स का रेंज। मैं सबसे बड़ा ज्यादा डिपेंड करता हूँ पार्टिकल्स पे। तो पार्टिकल्स का अगर रेंज देखेंगे तो ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है। हालांकि बहुत सारे बुक 100 नैनोमीटर लिखता है, लेकिन मैं एनसीईआरटी का डेटा ले रहा हूँ बेटा। 12th एनसीईआरटी सरफेस केमिस्ट्री जाकर देखिए, पेज नंबर आप 14 पेज नंबर देखेंगे, सरफेस केमिस्ट्री का 14 पेज नंबर में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर वहां पे देखने को। अब इसी को अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में या सेंटीमीटर में, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू वी नो 10⁻⁻⁹ मीटर, है ना, से लेकर के ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶ मीटर।
तो बेटा ये मीटर के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसके कोलॉइडल के पार्टिकल्स को, तो ये हो जाएंगे आपको इस तरीके से, ये रेंज आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख रहे हैं? तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इसे सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएं तो यू कैन इजीली आंसर इट। ठीक है, तो वैल्यू आपको दिमाग में रखने हैं। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे जानना पड़ेगा कि आखिर कोलाइडल कैसे होते हैं भैया, इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं। तो मैं सबसे पहला एग्जांपल देना चाहूँगा कि कोलाइडल के पार्टिकल्स जो होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आपका घर का एक वेंटिलेशन जैसा, मान लीजिए कि ये घर के अंदर आप हैं यहाँ पे मौजूद, और ये वेंटिलेशन से भगवान का आशीर्वाद इस तरीके से आता है। अगर आपको पता है तो भगवान का आशीर्वाद कहने का मतलब है सूरज की किरणें आती हैं, है ना, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। देखो बेटा ये इस तरीके से प्रकाश आता है, रोशनी आता है। तो जो देखते हैं घर के आपके आसपास में भी, जहां पे आप खड़े हैं अभी, वहां पे भी बहुत सारे सस्पेंशन के पार्टिकल आपके एयर में हैं, बट आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब भगवान का यानी कि सनलाइट से यहाँ पे जब आशीर्वाद आने लगता है, सनलाइट से यहाँ पे वेंटिलेशन के थ्रू आपके घर के अंदर इस तरीके से प्रकाश अगर आता है, तब आप देखते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स इस तरीके से उसके अंदर में मंडराते रहते हैं, है ना। भगवान के आशीर्वाद के अंदर अंदर में इस तरीके से पार्टिकल्स, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स लगेंगे कि धूल हैं, उड़ रहे हैं। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा अपने घर में, ये मैं कंफर्म हूं। यही तो है बेटा कोलाइडल के पार्टिकल्स, ये कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं। आपने जंगलों में देखा होगा, ढेर सारा पेड़ रहता है ऐसा करके, है ना, तो पेड़ पौधे लगे रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ रहते हैं यहाँ पे, है ना, इस तरीके से बड़े बड़े पेड़। तो वहां से भी जब सूरज का रोशनी जब आता है ना, तो छन करके नीचे जब आता है, तो इसी तरीके का कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, वहां पे दिखाई पड़ता है। तो ये होता है कोलाइडल के पार्टिकल्स, जो आप इस रोशनी के अंदर देख पा रहे हैं डस्ट पार्टिकल को। लेकिन जब वो मीडियम हटा दिया जा रहा है, यानी कि वेंटिलेशन वाला जो लाइट अब नहीं आ रहा है, तो आप नहीं देख पाते हैं सिंपली। लेकिन ये 100% श्योर है कि आप अगर अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप अपने नंगे आंखों से नहीं देख पाते हो। सो आप देख कैसे पाएंगे, तो माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे आप। उसी तरीके से सनलाइट जब आता है वेंटिलेशन से, तो वहां के थ्रू आप देख पाते हैं। तो वैसे रोशनी में आप देख पाते हैं इसको। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अगर हम बात करें कि कहां कहां आखिर कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इस चीज को अगर समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ब्लड, आपके जो ब्लड हैं उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है, यानी कि जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं जो मौजूद हैं उसमें कोलाइडल पार्टिकल मौजूद होता है ब्लड में, सोच सकते हो। आगे चल करके बहुत सारा चीज बताऊंगा इसमें मैं ब्लड के बारे में। फिर यहाँ पे हम मिल्क की बात करें, जो आप घर में दूध पीते हो, बाहर से जो मंगवाते हो, है ना, तो ये मिल्क क्या है, ये इसमें भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोप से आप जरूर देख सकते हो। फिर इसी तरीके से जो इंक लिखते हो, राइटिंग इंक की बात करें, तो इंक में भी आप इस तरीके से देख सकते हो। आप कहते हैं मिस्ट या फिर फॉग कह लें, है ना, मिस्ट और फॉग कह लें, तो इसमें भी आपको वही कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, है ना। बहुत सारा, है ना, लिक्विड डिटर्जेंट जो आप वॉशिंग मशीन में यूज करते हो, लिक्विड डिटर्जेंट, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, डिटर्जेंट। सोप सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। कहां कहां बताऊं, बोलो। सोप सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सोप सॉल्यूशन में होता है। टूथपेस्ट जो आप यूज करते हो उसमें कोलाइडल पार्टिकल होता है, जेली होता है, स्टार्च सॉल्यूशन होता है, गम सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जितने भी, इतने एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं, बहुत सारे आपके आमने सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, आप सोचते रहो ना। तो इसमें सभी जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, आपको दिखते नहीं है, बट इसमें जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं बेटा, वो इसी रेंज के होते हैं। जो रेंज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये पार्टिकल इसी रेंज के होते हैं, जिसके कारण आप उसे देख नहीं पाते, राइट। तो इसी में हमने क्या बताया था, अगर इस वाले रेंज से बड़ा हो जाता, इस वाले रेंज से अगर छोटा हो जाता है तो आप कहते हो कि सस्पेंशन हो जाएगा। इस रेंज से अगर छोटा हो जाए तो, अगर इस रेंज से बड़ा हो जाए, सॉरी, अगर इस रेंज में हो जाए तो आप कहते हो, जैसे 10⁻⁹ से अगर छोटा हो जाए तो आप कहते हो ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये 10⁻⁶ से बड़ा हो जाए तो आप कहते हो कि ये सस्पेंशन हो जाएगा,
है ना। तो ये इसी पार्टिकल को मेनली आपको कोलाइडल के पार्टिकल को रेंज पे रखना है ताकि आपको सब चीज आप बता सको, कोई दिक्कत नहीं हो आपको। आइए हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जान लेते हैं। हमने डेफिनेशन समझ लिया कि कोलाइडल के पार्टिकल्स होते कैसे हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें सो दैट हमें फील आए कि आखिर होता क्या है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा मोड़ा अगर बच जाएगा ना बेटा, तो हम ये मान के चलिए कि जब डिफरेंस टेबल में जब लिखूंगा ना उस समय जरूर क्लियर कर दूंगा वो सब कुछ, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, आइए इसको देखते हैं। तो हमने जैसा साइज बता दिया है तो साइज की अब बात हम नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 10⁻⁻9 से लेकर के 10⁻⁻6 मीटर तक होता है। दिस इज इन मीटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करना चाहें और भी कुछ अदर चीज़ों की, जैसे विजिबिलिटी की बात करें तो ये अगर माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे इसको, है ना, पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी आप इसके पार्टिकल्स को देख पाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं देख पाएंगे। सो माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए, अदरवाइज मैंने कह दिया नंगे आंखों से आप नहीं देख सकते इसके पार्टिकल्स को। ये सेटल डाउन नहीं होते, है ना। सो डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन, अपने से नहीं होते। इसके पार्टिकल इन बिटवीन होता है ना, तो सेटल डाउन अपने से नहीं होता है, लेकिन हाँ हम करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे आपको बताऊंगा कि कैसे सेटल डाउन कराया जाता है इसके पार्टिकल्स को। लेकिन अभी फिलहाल मान के चलिए कि नॉर्मल तरीके से अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये डू नॉट सेटल, कभी भी ये बॉटम में बैठता नहीं है जाकर के, ठीक है। अब ये हम बोले कि नॉर्मल फिल्टर के थ्रू ये तो पास हो जाता है। अगर नॉर्मल फिल्टर आप यूज करते हो, है ना, नॉर्मल फिल्टर यूज करते हो तो ये पास हो जाता है। जबकि अल्ट्रा फिल्टर यूज करते हो, अल्ट्रा फिल्टर यूज करोगे, अल्ट्रा फिल्टर, तो ये कांट पास, ये पास नहीं हो पाएगा बेटा। अल्ट्रा फिल्टर के थ्रू ये पास नहीं हो पाता है, नॉर्मल फिल्टर के थ्रू पास हो जाता है। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर का होता है ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, आप ये कह लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो दिस इज योर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब और अगर हम बात करें तो ये दिखने में कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं कह सकते, तो नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता है, बट हाँ एक चीज कह सकते हैं कि ये ट्रांसलूसेंट जरूर होता है। सो ट्रांसलूसेंट यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है आपको, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रांसलूसेंट होता है ये, जबकि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, मतलब पारदर्शी नहीं होता, पूरी तरीके से आर पार नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। सो ये ट्रांसलूसेंट होता है। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे इनकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, कोलाइडल की 3 प्रॉपर्टीज हैं। वो 3 कौन कौन से, मेनली मैं 3 प्रॉपर्टीज बताता हूं आपको। जैसे एक होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कैसा होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता है। और दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है, फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा जो होता है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और एक और प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और तीसरा जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये 3 प्रॉपर्टीज मैं डिस्कशन करूंगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। सो 1 बाय 1 आइए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिस्कशन करना चाहूंगा, और इसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को हम यहां पे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये क्या होता है आइए मैं समझाता हूं। अब आप इसमें देखिए, ये एक प्योर सॉल्यूशन है जिसको आप ट्रू सॉल्यूशन कहा करते थे। दिस इज योर ट्रू सॉल्यूशन। और हमने क्या करा है, इसमें कोई भी कोलाइडल पार्टिकल थोड़ा सा ऐड कर दिया है। इसी सॉल्यूशन में हमने कोलाइडल पार्टिकल थोड़ा सा, प्योर सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा एक पार्टिकल्स ऐड कर दिया, या तो मिल्क के ऐड कर लो या फिर ब्लड के ऐड कर लो, किसी का भी ऐड कर लो, है ना। तो आप देखेंगे कि यहां पे ये बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस वन इज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड दिस वन इज ट्रू सॉल्यूशन। तो इसमें फर्क क्या होता है आप समझिएगा चीजों को, कि जब ट्रू सॉल्यूशन होता है तो यहां पे क्या होता है कि लाइट जब आप इधर से लेजर बीम पास करते हैं, यानी कि एक लाइट यहां से आप पास करने की कोशिश करते हैं, तो ये लाइट यहां से कोई पाथ नहीं दिखता,
कोई रास्ता यहां नहीं दिखता। जिस तरीके से यहां पे आपको दिख पा रहा है, एक रास्ता दिख रहा है यहां पे, देखिए इस गौर से देखिए, एक पाथ दिख रहा लाइट का, उस तरीके से हमें यहां पे ट्रू सॉल्यूशन में कोई पाथ नहीं दिख रहा। देखिए कोई पाथ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इससे ये हमें पता चलता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो आपने ऐड करा, मिल्क ऐड करा या फिर कोई भी कोलॉइडल सब्सटेंस उसमें ऐड करके आपने ये सॉल्यूशन बना दिया, तो उस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है स्कैटरिंग प्रॉपर्टी। स्कैटरिंग प्रॉपर्टी होता है यानी कि लाइट को स्कैटर्ड करने की कैपेसिटी होती है, लाइट को फैलाने की कैपेसिटी होती है। वो क्या करता है कि जैसे ही लाइट यहां से आता है, उस लाइट को आगे की ओर प्रोपागेट करवा देता है। कोलॉइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को स्कैटर्ड करा सके, जिसके कारण आप यहां पे देख पाते हैं कि यहां पे आपको पाथ दिखाई पड़ रहा है। और यहां पे चूंकि किसी भी तरह का कोलॉइडल पार्टिकल्स नहीं है, ये पूरी तरीके से ट्रू सॉल्यूशन है। और ट्रू सॉल्यूशन में हम क्या कहते हैं कि इतनी छोटी होती है पार्टिकल्स का साइज कि हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है और लाइट इजीली पास कर जाता है। कोई स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज यहां पे नहीं हो पाती है। और इसके इन्फ्लुएंस बताऊं अगर इसका कहां कहां पे और क्या क्या चीज हो सकता है, तो आप सोचिए, स्काई अपीयर्स ब्लू, आपका आसमान जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है बेटा, आपने कभी सोचा है? तो ब्लू दिखने के पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि वहां पे बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं और कोलॉइडल पार्टिकल्स का ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ब्लू कलर के लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करते हैं वो लोग। ये सबसे ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज उनमें है कि सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करते हैं ब्लू लाइट को। इसीलिए स्काई जो होता है आपका ब्लू अपीयर्स होता है। रात के दिनों में आप रात में जब जाते हो, रात में कहीं पे सफर करते हो, तो देखते हो गाड़ी अपने हेडलाइट्स जलाती है। जब हेडलाइट जलता है तो वो रोशनी आपको जो आगे दिखाई पड़ता है वो किसके कारण दिखाई पड़ता है? इसी कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण दिखाई पड़ता है बेटा। जब वो कोलाइडल पार्टिकल से टकराते हैं तो एक कोलाइडल पार्टिकल दूसरे कोलाइडल पार्टिकल को ये लाइट पास करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इनकी प्रॉपर्टी होती है स्कैटरिंग की। तो स्कैटर करके आगे बढ़ाते हैं, प्रोपगेट करवाते हैं ये लाइट को, तभी जाकर के आपको आगे की चीजें दिखाई पड़ती हैं जब हेडलाइट्स जलते हैं तब। सो कोलाइडल पार्टिकल का अपने डेली लाइफ में बहुत ही भयानक यूज है। आप सोच सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं होगा तो लाइफ कैसे, मतलब अफेक्ट पड़ेगा, हमारे दैनिक जीवन में कैसे अफेक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये जरूर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टिंडल इफेक्ट। तो हमने टिंडल इफेक्ट के बारे में बता दिया। आपको अगर डायग्राम बनाना हो तो चाहे आप वो बना लेना, नहीं तो फिर मैं एक डायग्राम बना करके आपको बता देता हूं। ये भी डायग्राम आप चाहें तो बना सकते हैं। एक डायग्राम आप ऐसे बना लें कि यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ लाइट है इस तरीके से, है ना। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ये जो सनलाइट है ना, ये सनलाइट क्या करता है कि इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे पड़ता है ऐसा, इस लेंस पे। ये क्या है? एक लेंस है, ठीक है। सो ये एक लेंस है और लेंस पे फोकस करता है ये पूरा का पूरा लाइट। यहाँ पे मान लीजिए लेंस पे आपने फोकस करवा दिया। मैंने एक एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने सिंपल वाटर में आपको बता दिया। तो ये क्या करता है कि ये बीम ऑफ लाइट है, इसको बीम ऑफ लाइट कहते हो आप, ठीक है। तो ये बीम ऑफ लाइट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, एक पाथ आपको दिखाई पड़ता है ऐसा, देखिएगा ये, और इसी तरीके से यहाँ एक पाथ दिखाई पड़ेगा ऐसा ऐसा, समझ रहे हो। तो ये वाला ब्लैंक रहेगा और पूरा का पूरा यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर पूरा भरा हुआ रहेगा इस तरीके से। ये पूरा का पूरा कोलॉइडल सॉल्यूशन भरा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे पाथ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, देख रहे हो। ये पाथ पूरा, यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं चारों तरफ, लेकिन आपको पाथ कैसे दिखाई पड़ रहा है आप इसको गौर से देखिए। ये पाथ इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा कोन के जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं टिंडल इफेक्ट का तो आप सिंपली कहेंगे द ल्यूमिनोसिटी, है ना। तो ये वाला, ये जो ल्यूमिनस मतलब पाथ जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं द ल्यूमिनोसिटी ऑफ पाथ ऑफ बीम is known as what? टिंडल इफेक्ट। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। सो टिंडल इफेक्ट क्लियर है। अब हम यहां पे अगर हम बात करें कि टिंडल साइंटिस्ट होंगे तो वो अपने नाम पे उनका रह गया है ये चीज, ठीक है। तो आप कोई उसका ये टेंशन मत लेना। लेकिन
ये क्यों होता है बेटा? ये टिंडल आखिर स्कैटरिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो देखी जाती है ये क्यों देखा जाता है? टिंडल इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स के लाइट के स्कैटर्ड करने की प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण ये चीज आपको ऑब्जर्व होता है और इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरीके के आप जरूर देख सकते हैं। ये एक कोलाइडल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल भी होता है ना? कोलाइडल पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल भी होता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके के ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, आपको मैंने डायग्राम के हेल्प से भी बता दिया है। आइए मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको बताता हूँ, दूसरा ऑब्जर्वेशन, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहलाता है बेटा? समझिएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो ये क्या होता है कि डेफिनेशन पहले सुन लें कि द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, यहां पे लिख देता हूं उसके बाद समझा दूंगा। द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल under the influence of an electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर वो माइग्रेट करता है किसी इलेक्ट्रोड और कैथोड एनोड की तरफ, उसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो चलिए एक डायग्राम के हेल्प से मैं आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस समझाने की कोशिश करता हूं। मैं खुद का एक डायग्राम बना लेता हूं, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको उसमें समझना है। तो आइए, तो यहाँ पे एक मैं इस तरीके का सेटअप बनाता हूँ। हो सकता है थोड़ा सा डायग्राम उतना अच्छा ना बन पाए, क्योंकि डायग्राम में मैं बहुत बढ़िया नहीं हूँ, तो बस काम चलाने के लिए आपके लिए बना दे रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को देख लें। ये ऐसा सेटअप हमने बनाया बेटा, और इस सेटअप के ऊपर में हमने क्या करा कि एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसको हमने कह दिया एनोड। और एनोड जो होता है बेटा वो जनरली पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि आप इस टर्मिनल में आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और पॉजिटिव टर्मिनल को ही एनोड कहते हैं। इसी तरीके से तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं कि ये आपका वायर है, मतलब ये इलेक्ट्रोड है बेटा, है ना? तो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है। इसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये कौन वाला इलेक्ट्रोड है बोलो? तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा। एक साइड एनोड हो गया तो दूसरा क्या होगा भैया? कैथोड ही होगा। तो ये नेगेटिव टर्मिनल वाले को कहते हैं बेटा, ये नेगेटिव टर्मिनल वाले को, और इधर पॉजिटिव टर्मिनल वाले को कहते हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे फुल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन भर दीजिए, ठीक है। आपने क्या करा कि यहाँ पे पूरा का पूरा कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐसे करके भर दिया। अब पूरे कंटेनर में कोलॉइडल सॉल्यूशन भर दो ऐसा करके। तो जब कोलॉइडल सॉल्यूशन भर दोगे इस तरीके से बेटा, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो भी यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे, ये ऑब्जर्वेशन आपको कैसा दिखेगा मैं बता देता हूँ। देखिए, आपने क्या करा कि यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल दिखा दिया, ऐसा ऐसा कोलॉइडल पार्टिकल आप बना लो, ऐसा ऐसा कोलॉइडल पार्टिकल बना लो। तो इससे क्या होगा, पता चलेगा कि कोलॉइडल पार्टिकल जो यहाँ पे पूरा भर दिए थे, कोलॉइडल सॉल्यूशन भर दिए थे, तो अगर मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कोलॉइडल पार्टिकल होंगे, अगर पॉजिटिव कोलॉइडल पार्टिकल अगर होगा, है ना, जैसे ब्लड अपना पॉजिटिव कोलॉइडल पार्टिकल में आता है ना, या फिर नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल भी आपके पास हो सकता है। तो नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल का अगर एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो AS2 आर्सेनिक का AS2S3, ठीक है, ये एक नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल है। तो ये क्या होता है मैं बता दूं आपको कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल आप देख पा रहे हैं ये माइग्रेशन करते हैं, यानी कि ये अपने डायरेक्शन में इस तरीके से जो नेगेटिव वाले हैं, दिस वन इज नेगेटिव टर्म, मतलब नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल। सो नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल विल मूव लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव पॉजिटिव कोलॉइडल पार्टिकल होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करने लगेंगे। तो आपको फाइनली यहाँ पे पता चलेगा कि इस तरीके से आकर के इसके चारों तरफ बैठ गया, आकर के इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो जमा हो गया। और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो पार्टिकल यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, माइग्रेट होकर के यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा जो हुआ है, इसी को हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करके बोल देते हैं कि ये कोगुलेशन है।
है ना, कोगुलेशन है। हालांकि कुछ बहुत बड़ा टर्म नहीं है, लेकिन आप दिमाग में इसे रख सकते हैं। मैं इसका और भी एग्जांपल ले सकता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ये चीज किया जाता है। आपको अगर पता हो तो ब्लड का सैंपल जो है ना वो चेक किया जाता है। जैसे डोपिंग किसी ने कर रखा है क्या, को प्लेयर होता है ना, कोई भी प्लेयर जब गेम खेलने जाता है तो सबसे पहले उसको टेस्ट देना होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है उसका, जिसको डोपिंग कहते हैं। तो उसमें पता चल जाता है कि उसके ब्लड में कोई ड्रग्स तो नहीं ले रखा है। बहुत लोग ड्रग्स ले लेते हैं और ड्रग्स लेने के बाद ऐसा लोग बोलते हैं कि जब 2000 जब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था ना रिकी पॉन्टिंग के कप्तानी में, तो उस समय क्या है कि लोग बोल रहे थे रिकी पॉन्टिंग ने बहुत मारा है मैच में, तो उसने ड्रग्स ले लिया था, ऐसा कहते हैं। या फिर कोई भी बोल्ट ने बहुत अच्छा दौड़ा तो बोलते हैं ड्रग्स लेके दौड़ता है, तो वो ड्रग्स की चेकिंग होती है पहले, तो उसको डोपिंग कहते हैं। तो वो ड्रग्स की जो चेकिंग होती है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से ही हो पाता है। वहां पे उसके पार्टिकल्स को सेपरेट करके देखा जाता है कि कहीं पे वो ड्रग्स तो नहीं ले रखा है, तो वो वहां पे इसी मेथड से देखा जाता है। फिर अगर मान लीजिए कि बात करें हम, जैसे सेविंग करते हैं, सेविंग करने के समय आप क्या करते हो कि कट जाते हो कहीं पे तो आप फिटकिरी लगाते हो, यानी कि एलम लगाते हो, K2SO4 Al2SO4 होल थ्रेड .24H2 वो लगाते हो आप, अपने एक व्हाइट कलर का फिटकिरी लगाते हो। वो आपको किस चीज में हेल्प करता है, वो आपको यहाँ पे कोगुलेशन में हेल्प करता है। आपका ब्लड जो है वो क्लॉट करने लगता है, एक जगह पे स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड है पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल, और जो आपने लगाया है जो फिटकिरी जो लगाया है आपने, उसको कहते हैं नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कोगुलेट कर जाता है एक जगह पे, देख रहे हो जैसे ये कोगुलेट कर जा रहा है। तो इसी तरीके से आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में समझ सकते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? कोलॉइडल, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस इसको कहते हैं। तो आई थिंक ये चीज आपको जरूर क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब हम और आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हमने बताया था, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कुछ नहीं होता है, सिंपली यहाँ पे बहुत इजी है वो। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको इसके बारे में, सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी कि जिगजैग मोशन जो होता है ना बेटा, है ना, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल, जिगजैग मोशन ऑफ एनी पार्टिकल। और यहां पे अगर हम बात करें तो कोलाइडल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो मोशन करता है ना, ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा जो किसी भी तरीके से मोशन कर दे, ठीक है, ये जो मोशन है वो क्या है? एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है किसी पार्टिकल का जो जिगजैग मोशन करता है। सो हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये कोलॉइडल के 3 बेहतर प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दिए हैं। तो अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहें, है ना, क्लासिफिकेशन करना चाहें कि कोलॉइडल का कितने टाइप्स के कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, तो आइए मैं आपको समझा दूं और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा कि टोटल सॉल्यूशन आपको कितने पता है, पहले ये बताओ। तो यहां पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। इसके सॉल्यूशन के बारे में हमें जानना है कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है। तो हाँ, तो हमने आपको पहले ही बता रखा था भैया कि एक तो यहाँ पे जो आप टर्मिनोलॉजी यूज करोगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जहां पे आप सॉल्वेंट बोला करते थे, अब हम इस जगह पे डिस्पर्सन मीडियम बोला करेंगे, डिस्पर्सिंग क्या बोलेंगे, बोलो, मीडियम। और जहां पे आप सॉल्यूट बोला करते थे, अब हम उसको बोलेंगे क्या, डिस्पर्स्ड फेज। बस टर्म यूज अलग अलग कर रहे हैं यहां पे, बाकी चीज वही है, ठीक है। यहां पे टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। तो ये चीज लिख लेते हैं। तो टोटल आप इसको समझ लेना बेटा कि मैं जस्ट यहां पे टर्म जो यूज करने जा रहा हूं दैट इज योर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है, नथिंग एल्स, बस टर्म अलग यूज किया है। और ये सॉल्यूट है, हमने टर्मिनोलॉजी अलग यूज किया है, और कुछ नहीं है। बस इसी तरीके से आपको समझना है जो तो आइए समझते हैं अब 1 by 1। तो क्या करते हैं, देखिए पहले इस तरीके से लिख लेंगे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। फिर यहां पे लिखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो इस तरीके से 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप बना लेंगे। लेकिन सबसे थोड़ा सा जो दिमाग में रखने वाली बात है
कि जो गैस और गैस का मिक्सचर होता है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। गैस गैस का मिक्सचर एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सचर होता है और इसीलिए ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है इसीलिए एक कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है बेटा, है ना। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, तो इसे हम कोलॉइडल पार्टिकल्स नहीं कहते हैं। सो नॉट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब आइए हम रेस्ट ऑफ द पार्ट पे हम देख लेते हैं। सॉलिड के अगर पार्टिकल्स के एग्जांपल की बात करें तो हम वहां पे कहते हैं इसको सॉलिड सोल, इसको हम कहते हैं सॉलिड सोल। तो सॉलिड सोल जैसे आप कलर्ड जेम की बात कर सकते हैं, स्टोन की बात कर सकते हैं ना, जेम स्टोन की बात कर लीजिए, मिल्की ग्लास की बात कर लीजिए, तो ये सारे सॉलिड सोल में ही आते हैं। सॉलिड में अगर लिक्विड डिसॉल्व्ड है ना, तो आप कहेंगे उसको जेल है। तो जेली, चीज, बटर, हनी जो खाते हो आप घर में वो क्या है, सॉलिड में ही, वहां पे सॉलिड की मात्रा ज्यादा होती है। इधर वाला जो साइड में है उसकी मात्रा ज्यादा होती है और इसमें ये डिसॉल्व्ड है, ये सारे डिसॉल्व्ड है। तो ये अगर सॉलिड में गैस डिसॉल्व है तो सॉलिड में गैस डिसॉल्व है, यानी कि सॉलिड फोम कहते हैं, है ना। प्लास्टिक फोम जैसा होता है, फोम आपने यूज किया होगा, है ना। तो फोम प्लास्टिक क्या दिखता है, प्लास्टिक फोम होता है एक्चुअली। शादी वगैरह में जो सजाने का काम करते हैं ना, बीच बीच में कहीं कहीं लगाते हैं, या गाड़ी वाड़ी जब सजाते हैं दूल्हे के लिए तब, तो वहां पे देखते हो वो फोम यूज करते हैं, वो सॉलिड रहता है बट बीच बीच में क्या है, गैसेस भरे रहते हैं। तो यही होता है कि सॉलिड ज्यादा रहता है, गैस थोड़ा कम रहता है उसमें। मेनली आप जो घर में पढ़ते हो ज्यादातर सॉल्यूशन वो ये रहता है और आपके दिमाग में ज्यादातर सॉल्यूशन मतलब यही समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन इस तरीके के 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन टोटल होते हैं, बट उसमें से ये अगर होमोजीनियस है इसीलिए कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होता है, बट एक्चुअल सॉल्यूशन बात करेंगे तो 9 है। ठीक है, कोलॉइडल में सिर्फ 8 है, एक को हटा दिया मैंने गैस को। तो यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, लिक्विड में सॉलिड रहेगा तो क्या है, तो बहुत सारा भैया। लिक्विड में सॉलिड आपने चीनी डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया पानी में, तो ये सब कुछ लिक्विड में सॉलिड है। पेंट का एग्जांपल ले सकते हो, इंक का एग्जांपल ले सकते हो, गम ले सकते हो, ब्लड ले सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला नाम याद होना चाहिए। टाइप कैसे टाइप के हैं ये चीज आपको जरूर याद होना चाहिए। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि बताइए जब लिक्विड अपना डिस्पर्सन मीडियम है और डिस्पर्सन फेज अपना सॉलिड है तो बताइए कि वो कौन से कैटेगरी में आएगा, तो सोल के कैटेगरी में आता है बेटा वो। ठीक है, इसी तरीके से लिक्विड की बात करें तो उसको इमल्सन कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल जो आप करते हो वो क्या है, इमल्सन ही है। तो यहाँ पे मिल्क ले लीजिए, मिल्क में पानी आप मिला सकते हैं, फेस क्रीम में पानी मिला सकते हैं, तो जिसमें लिक्विड मिला सकते हैं उसे हम इमल्सन कहते हैं। फोम किसको कहते हैं, जब लिक्विड में गैस अगर मिला दें, तो जैसे शेविंग क्रीम की बात करें तो लिक्विड में वहां पे गैस मिला हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोम हो जाएगा। क्लियर बात है ना। तो इस तरीके से आप बात करते हैं। फिर गैस में अगर गैस बहुत ज्यादा हो और उसमें सॉलिड मिला हो, जैसे स्मोक की बात करें, स्मोक क्या होता है, स्मोक तो गैस होता है ना, लेकिन उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो वही होता है कि बहुत ज्यादा गैस है, उसमें बहुत कम सॉलिड है, तो डिस्पर्सन मीडियम कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, गैस है। और उसमें फेज क्या है, यानी कि छोटे से पार्टिकल में कौन है, वहां पे पार्टिकल से तो सॉलिड है, तो स्मोक कहेंगे। स्मोक का एग्जांपल इसको एरिसोल टाइप के एग्जांपल में रखते हैं। ये भी एरिसोल कहलाएगा जब यहाँ पे गैस में लिक्विड को यहाँ पे रखोगे। सो गैस में लिक्विड को अगर रखोगे तो उसका एग्जांपल फॉग है। फॉग में क्या होता है, ज्यादातर तो गैस होते हैं, उसमें वाटर के पार्टिकल्स कुछ कुछ होते हैं, है ना, तो वो हो गया फॉग। फील कीजिए उसको, तो एग्जांपल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मिस्ट, फॉग एक ही तरह का होता है लगभग। क्लाउड भी क्या होता है, गैसियस फॉर्म में तो रहता है, वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल, बाकी गैस रहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां से आप बड़े इजी तरीके से आप बता सकते हैं कि कोलॉइडल के कितने टाइप्स हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ये सब कुछ मैंने A to Z आपको डिटेल बता दिया है। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन को अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो एक प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, अभी सेपरेशन मेथड जब हम सेपरेटली पढ़ेंगे तब जाकर के A to Z उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। सो मैंने कोलॉइडल के बारे में A to Z हमने बता दिया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने कोलॉइडल सस्पेंशन ट्रू सॉल्यूशन के बारे में एक कंपैरिजन टेबल बनाएंगे और उसमें फोड़ देने वाले हैं हम, पूरी तरीके से एक सम अप कर लेंगे और सारे चीज आपको उस टेबल में एक तरीके से मैं दे दूंगा। तो एक्स्ट्रा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने 1 by 1 डिटेल में आपको पढ़ा दिया, अब उसका कंपैरिजन टेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।